Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel. So this is our daily dose सीरीज के सेकंड वीडियो और इस सेकंड वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे सेबी का पार्ट 2। सेबी की जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ से हमने जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे बट हमने स्टॉप किया था, आज कंटिन्यूएशन चलेगा उस वीडियो का। डेट इज 11A सेक्शन नंबर 11A, डेट इज रिलेटेड टू CIS, बेसिकली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कोई भी स्कीम्स अरेंजमेंट विद सेटिस्फाई द कंडीशन सबसेक्शन 2 या फिर 3 तो उसे हम CIS कहेंगे। बट कोई ऐसी स्कीम हो सकती है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है बोर्ड के पास एंड नॉट कवर्ड अंडर द सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑल्सो। मतलब सबसेक्शन 3 बेसिकली एक्सेप्शन है और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A जो आपको कंडीशन फुलफिल होती आप CIS की कंडीशन आप CIS में आ जाओगे। बट कुछ ऐसी कंडीशन है जो ना सबसेक्शन के 3 में एक्सेप्शन में आ रही है और ना सबसेक्शन 2 और 2A की कंडीशन को फुलफिल कर रही हो और उसका कॉर्पोरस जो कॉर्पोरस अमाउंट है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे डीम्ड टू बी CIS मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी CIS, ओके, ये याद रखना। अब सबसेक्शन 2 में जो कंडीशन है वो क्या है कि कोई भी स्कीम, कोई भी अरेंजमेंट मेड ऑफर बाय एनी पर्सन अंडर विच कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन द पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर आर पुल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। उसमें सेकंड पॉइंट उसमें क्या हो रहा है कि जो पेमेंट है मेड टू सच स्कीम अरेंजमेंट बाय द इन्वेस्टर विद द व्यू टू रिसीव प्रॉफिट या कोई इनकम या प्रॉपर्टी या कोई प्रोड्यूस विद वेदर मूवेबल इमूवेबल फ्रॉम सच स्कीम। और जो भी कंट्रीब्यूशन स्कीम में आ रहा है by whatever the name identifiable or not managed on a behalf of investors को मैनेज किया जा रहा है। एंड थर्ड फोर्थ कंडीशन है कि the investor doesn't participate in day to day कंट्रोल ओवर द मेंबर्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। एंड अब सबसेक्शन 2 की जो कंडीशन वो है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि सेटिस्फाइंग द कंडीशन एज मे बी जो कि स्पेसिफाई करेगी इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन मेड। एंड द सबसेक्शन 3 में जो अपने एक्सेप्शन है उनका ध्यान देना अच्छे से। बेसिकली फॉलोइंग स्कीम्स अरेंजमेंट शैल नॉट बी CIS, बेसिकली जो कि मेड एंड ऑफर्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर विच या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट नंबर विच डिपॉजिट अंडर विच डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द नॉन NBFC वालों के या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू विद द इंश्योरेंस एक्ट अप्लाइज। तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक एक्ट है तो उनको गवर्न करने के लिए तो यहाँ पे उनको CIS में इन्वॉल्व नहीं किया। अगर कोई ऐसा जैसे सहारा ने इन्वेस्टमेंट दिया था, सहारा बेसिकली क्लेम किया जा रहा था कि सेबी का कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था फंड रेज करने के लिए क्योंकि कॉर्पोरेट जो अमाउंट था वो डोनेशन मोर देन 100 करोड़ था। तो सहारा के केस में कहीं ना कहीं यहाँ से उन्होंने हिट किया। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग फॉर स्कीम्स, कोई भी जो पेंशन फंड और द इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम्ड अंडर EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ठीक है। डिपॉजिट जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो तो वो यहाँ पे कवर करके नहीं चलेंगे। कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी डिक्लेयर्ड एज निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर द कंपनीज एक्ट, या फिर कोई चिट फंड या मीनिंग ऑफ द चिट फंड के अंदर कवर हो रहा है, या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन जो कि इन द नेचर ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू द म्यूचुअल फंड है, ये सब क्या एक्सेप्शन है CIS में नहीं आएंगे। CIS में नहीं आने का मतलब है कि सेबी इनको गवर्न नहीं करके चलेगा। अगर CIS में आ गए तो बेसिकली उनको सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और सेबी के अंदर रेगुलेट जो कंडीशन है सेबी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी कॉर्पोरेट जो कि किसी से पब्लिक से, अगर फॉर एग्जांपल मुझे पब्लिक से पैसा लेना है, रिसीव करना है, ठीक है, मेरे को कंपनी कोई इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। एक्सेप्शन भी नहीं आ रहा हूँ, कंडीशन 2A में भी नहीं आ रहा हूँ, बेसिकली उनका पैसा लिया और खर्च करूँगा और फिर उन्हें कुछ दे दूँगा। तो बेसिकली कंडीशन ऐसा कुछ होता ही नहीं, बचा हुआ नहीं है, बेसिकली सबको यहाँ पे इंक्लूड किया। बट स्टिल अगर कुछ भी बच जाता है और जिनका कॉर्पोरेट अमाउंट मोर देन 100 करोड़ है तो वो भी CIS कहेंगे और CIS कहेंगे डीम टू बी CIS अगर होता है तो सेबी के अंडर वो आ जाएगा। उसे सेबी रेगुलेट करेगा, उसे सेबी रजिस्ट्रेशन देगा। अब अगर बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के काम करेंगे तो भी दिक्कत है, पेनल्टी अच्छे से लगने वाली है फिर। पावर टू तो वो इलीगल भी होगा, ठीक है। अब आता है पावर टू इश्यू डायरेक्शन। सेबी क्या करेगा, कोई भी जो डायरेक्शन इश्यू कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ द एन इंटरमीडिएटरी और अदर पर्सन, ठीक है, एज रेफर्ड इन सेक्शन 12 टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी। तो बेसिकली क्या कर सकता है वो, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विच इज इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। और कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, इंस्ट्रक्शन पास कर सकता है टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ एनी इंटरमीडिएटरी और अदर पर्सन referred in subsection 12 being conducted in a manner detrimental to the interest of the investor or security market or to secure the proper management of the business of the such intermediary or a person।
तो बोर्ड में इशू डायरेक्शन टू एनी क्लास ऑफ द पर्सन टू एनी कंपनी, किसी पर्सन को भी इशू कर सकता है जो कि एसोसिएटेड विद द मार्केट है, कोई भी क्लास ऑफ द कंपनी को इशू कर सकता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर होना चाहिए, प्लस सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये सब छोड़ो, अब आता है इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 11(3). इन्वेस्टिगेशन बेसिकली ग्राउंड फॉर विच इशू ऑफ द ऑर्डर अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस किस ग्राउंड की, अगर उन्हें दे बिलीव दैट कोई भी ट्रांजैक्शन आपने अकर करी, दिस एनी ट्रांजैक्शंस इन द सिक्योरिटी आर बीइंग डेल्ट इन अ मैनर डेट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है एनी इंटरमीडिएट पर्सन व्हिच इज वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि सिक्योरिटी मार्केट की बेसिकली क्या है, व्हिच इज नॉट इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बेसिकली इंटरमीडिएरी कोई भी ऐसे वायलेट करता है हमारे प्रोविजंस ऑफ एक्ट, सेबी के एक्ट के, तो उसमें ये आके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है कभी भी, एट एनी टाइम। डायरेक्ट एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द बोर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द इंटरमीडिएरी, दैट्स इट। अब आता है सेक्शन पॉइंट नंबर 2, ये कहता है फर्निशिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी मैनेजर, डायरेक्टर, डी एमडी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे देने होंगे प्रॉपर्ली। एवरी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट टू प्रिजर्व एंड to produce the investigation authority or any person authorized by the board in this behalf। तो जितने भी बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड जो उनकी कस्टडी में वो उनको देने होंगे अगर डिमांड किए था। अब आता है कि पीरियड ऑफ कस्टडी, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो सीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कस्टडी कितने टाइम की रख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ की। इन्वेस्टिगेशन में कॉल फॉर द बुक, रजिस्टर, अदर डोक्यूमेंट, रिकॉर्ड इफ दे नीडेड अगेन, और उन्हें फिर दोबारा उनको मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लिया जा सकता है, पहले 6 मंथ फिर वापस करने होंगे, और अगर उन्हें लगता है कि दे नीड दिस डॉक्यूमेंट वंस अगेन तो दे कैन रिकॉल इट। अगर if a person whose behalf the books, register, other records being are produced required certified copies of the book, the same shall be given a certified copies आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरी बुक्स एंड अकाउंट सीज किए, आई नीड ए कॉपी यार, मुझे भी अपना काम करना है, डेली ऑपरेशन मेरे क्लोजिंग्स करने हैं, मुझे भी अपने पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, तो इन दैट केस वो क्या कर सकता है, इनको उनकी सर्टिफाइड कॉपीज उनको दे सकता है। ठीक है। अब आता है एग्जामिनेशन ऑन ओथ, किसी को भी बुला सकते हैं एग्जामिनेशन ऑन ओथ में। To make an investigation, may examine on oath any manager, MD, officer, employee, intermediary, a person associated with the security market in relation to the affair of the business, his business, may administer on oath accordingly। ठीक है। चलो ऑन फेलियर, अब आते हैं मेन अपना पार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रही आज की वीडियो का, वो है अपना पेनल्टी वाला पार्ट। तो पेनल्टी वाला पार्ट जो है ऑन अ फेलियर इन द कंप्लायंस, देखो सबसे पहली बात क्या है, कुछ पेनल्टीज मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ, ये पेनल्टी हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद 80% जगह, मोस्ट ऑफ द केसेस द पेनल्टी इज सेम। तो जहाँ पे सेम नहीं है वहाँ पे आपको अच्छे से याद करना होगा, और जहाँ पे सेम है तो आपको बेसिकली हर चीज़ याद नहीं करनी है। ठीक है। सो बेसिकली फेलियर कंप्लायंस किया टू प्रोड्यूस, आपसे कुछ मांगा गया एंड रिकॉर्ड इन विच ड्यूटी, तो आप बेसिकली फेल टू इन कंप्लायंस, तो आपने जो भी आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा आपने नहीं दिया, या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगी तो वो भी आपने नहीं दी, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया। टू अपील बिफोर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ठीक है। आपको बुलाया गया था टू अपील बिफोर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एंड टू आंसर एनी क्वेश्चन व्हिच इज पुट टू हिम बाय इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इन पर्सन्स ऑफ दिस सबसेक्शन, या टू साइन द नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ठीक है। आपने कोई भी एग्जामिनेशन किया, उनके सामने कंडक्ट हुआ, बेसिकली दे वांट योर सिग्नेचर इन दैट एंड यू आर जस्ट डिनाइंग। ठीक है, अननेसेसरीली आप डिनाई कर रहे हो, तो आपके ऊपर पर्सन शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन। तो ये अच्छे से देख लो, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। इम्प्रिजनमेंट कितनी मिल रही है, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट मिल रही है यहाँ पे, और a fine which may extend to 1 crore rupees और both। ठीक है। पहला आपको देखिए क्या देखना है, imprisonment 1 year, fine which may extend to 1 crore plus a further fine which may extend to 5 lakh for each day after first during which the failure of the refusal continues। तो 5 लाख पर डे रहेगा आपका फाइन, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है। तो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, विच एंड और या फिर आपका फाइन विच may extend to 1 करोड़ और विद द बोथ, एंड ऑल्सो फर्दर फाइन विच may extend to 5 lakh for every day आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यूज। ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर, फाइन अप टू 1 करोड़ प्लस 5 लाख ईच डे, 5 लाख पर डे। ये भी छोड़ो, इम्पाउंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पाउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपके कब हो सकते हैं, ये 5 वर्ड्स याद रखने हैं। पहला कब,
अगर उन्हें लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इट कैन बी म्यूटिलेटेड, इट कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन बी फॉल्सिफाइड, इट कैन बी सीक्रेटेड। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा एक मजिस्ट्रेट या जज ऑफ सच डेजिग्नेटेड कोर्ट, और एज में बी नोटिफाइड, जो कि सीजी नोटिफाई करेगा, एंड ऑर्डर फॉर द सीजर ऑफ सच बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है आपको, 5 पॉइंट: डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। अगर ये पांचों पॉइंट में से कुछ है तो वो मजिस्ट्रेट को अपने एप्लीकेशन देगा, या जो भी लोकल जज है वहाँ पे उसको एप्लीकेशन देगा, और उसके अप्रूवल के बाद ही वो आपके सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, इम्पाउंड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को। डिमांड ऑफ द सर्विस ऑफ अदर, ये आप किसी और की सर्विस ले सकते हो, पुलिस की सर्विस ले सकते हो, सीए की, कुछ भी जो कि आपको फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको रिक्वायर्ड है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड हियरिंग द इन्वेस्टिगेशन मैटर, इफ द मजिस्ट्रेट और द जज बाय ऑर्डर ऑथराइज द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी टू, मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के आने के बाद ही आप क्या करोगे, उसके प्रीमाइसेस को एंटर करोगे और सर्च करोगे और उनकी बुक्स को सीज करोगे। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप ये कार्य नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन, एक बड़ी एक्सेप्शन है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट और द जज जो है शैल नॉट ऑथराइज सीजर ऑफ द बुक्स। बेसिकली सीजर ऑफ द बुक्स उनके आप नहीं करोगे, इंपाउंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप उनके नहीं करोगे जो कि पब्लिक कंपनी है, जो कि लिस्टेड है या फिर लिस्ट होने वाली है, इनका आप इंपाउंड नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स। बट अगर ये पब्लिक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कब इंपाउंड हो सकते हैं, पर जब वो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन में इंक्लूड है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसके रिगार्डिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है, इन दैट केस सीज अलाउड है, इन दैट केस मार्केट मैनिपुलेशन है तब भी अलाउड है। इन दोनों के अलावा अगर कोई और मतलब काम है जिसके कारण दे वांट टू इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन दोनों के अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन है, तो इन दैट केस जो जज और मैजिस्ट्रेट है वो इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की परमिशन नहीं देगा। इज इट क्लियर? चलो, वो तब तक रहेगी नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज इट कंसिडर्ड नेसेसरी एंड देयरआफ्टर शैल रिटर्न द सेम टू द कंपनी। इन्वेस्टिगेशन जो आपके डॉक्यूमेंट से रिमेन इन द कस्टडी टिल द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। Provided that the investigation authority may, before returning such documents, register other documents in the record, place identification mark as they as on them and as per the part there any part of thereof. So ये था अपना इन्वेस्टिगेशन का। इसमें हमने जो पेनल्टी पढ़ी, ये जो पेनल्टी है ना, क्या था इसमें पेनल्टी में, आपका इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर का, और 1 करोड़ की मैक्सिमम आपको इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 लाख पर डे के हिसाब से ऑन फेलियर के हिसाब से आपको पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। सीज्ड और डिसीज्ड प्रोसीडिंग, इसमें बेसिकली क्या है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उससे पहले ही सीज और डिसीज्ड वो क्या करते हैं, रिक्वायर अ पर्सन टू सीज अ डिसीज्ड फॉर कमिटिंग और कॉजिंग सच वायलेशन, मतलब वायलेशन होने वाला है, कुछ फ्रॉड कमिट होने वाला है, उससे पहले वो दे एक्टेड ऑन दैट इन इन रिस्पेक्ट टू दिस। पर अगर कोई भी कंपनी होगी, उसका सीज और डिसीज प्रोसीडिंग वहाँ पे नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, प्लस पब्लिक कंपनी जो कि लिस्ट होने वाली है, और द कंपनी हैज़ नॉट इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। अगर वो पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड है, ये हर जगह पॉइंट रिपीट होने वाला है। सो पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, या पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होने वाली है, तो अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के अंदर नहीं है, तब आप सीज और डिसीज प्रोसीडिंग के जो ऑर्डर है ये पास नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? सीज और डिसीज बेसिकली क्या है कि इन एडवांस आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है बोलने को। अब आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेक्शन नंबर 12, जो हम बोल रहे थे बारी बारी कि ये जो एंटिटी कवर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 12। तो द प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू बाय सेल एंड डील इन सिक्योरिटीज। कौन कौन से ऐसे पर्सन जो कि ऑथराइज्ड टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटी, बेसिकली आपके स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू द इश्यूज, trustee of trust deed, registrar to the issue, merchant banker, underwriter, portfolio management, investor banker, or other intermediaries shall buy, sell, deal in accordance with the condition of the certificate of the registration. अब the board में by notification specify, board में by notification specify क्या कर सकते हैं यहाँ पे, person who shall buy, hold और deal, basically depository वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। person who shall sponsor, sponsor कौन कौन कर सकता है, or cost or carry or cost to be carried any venture capital and CIS or a mutual fund. So they have to take registration from the board.
अच्छा, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सस्पेंशन कैंसिलेशन। अगर उन्हें लगता है कि इट्स डेट्रीमेंटल दे एज पर द डिटरमाइंड रेगुलेशन, the board may suspend a certificate of registration in such manner as may be determined by the regulation, provided no such order under this regulation shall be made unless a person concerned has been given a reasonable opportunity being heard. बेसिकली कोई भी सस्पेंशन कैंसिलेशन अगर होगा तो उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उसके बाद कैंसिलेशन का ऑर्डर आप पास कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आता है वो आता है प्रोहिबिशन और मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन। ये चार हरकत अगर आप हुई, कौन सी, पहले तो मैनिपुलेटिव में इन्वॉल्व हुआ या कोई डिसेप्टिव डिवाइस आपने इन इसके अंदर आपने वो किया, या फिर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग और सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज अगर हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है, तो इन दैट केस सेबी यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रोहिबिट करेगा उन्हें। ठीक है, तो प्रोहिबिट करना है बेसिकली वही चीज़ मैंने बोला आपको, जैसे रिपीटेशन है इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है कि यूजेस और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द इश्यूज परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड और proposed to be listed company, any manipulative or deceptive device or a contravenes in contravention of the provision of this act, employ any device, ठीक है, engage in act or practice जो कि गलत है और insider trading में इन्वॉल्व हो रहा है या डील इन सिक्योरिटी, और क्या, और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली, डील्स इन सिक्योरिटीज वाइल इन द पोजीशन ऑफ ए मटेरियल और ए नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं हुई है और आप उस सिक्योरिटी में डील कर रहे हो उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल रिजल्ट आने वाला बहुत अच्छा, मेरे को पता चल गया और मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने कुछ खास दोस्तों को लीक कर दी है, अपने जो मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, और मैंने उनको बोला कि भैया शेयर खरीद के रख लो और अगले महीने हमारा कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और तब आप सेल कर देना। तो बेसिकली मैंने कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक करी है और उसके लिए मैं पनिशेबल हूँ। ठीक है? दूसरा कम्युनिकेट, क्या क्या पहले तो मैंने किया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसका मैं डीलिंग सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ ना, किसी को नहीं बता रहा हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि भैया कुछ रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और मैं खुद डील कर रहा हूँ। दूसरा मैं किसी और को बता रहा हूँ, दोनों यहाँ पे कवर्ड है। एक्वायर कोई कंट्रोल और परसेंटेज ऑफ द इक्विटी शेयर मोर देन जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना है छोटा मोटा खत्म। पेनल्टी का अपना थोड़ा सा एक ही पार्ट खत्म हुआ है, पेनल्टी का भी और भी बाकी है। फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपना क्या करेगा, बेसिकली बोर्ड में ग्रांट सच सम ऑफ मनी एज मे थिंक। तो बेसिकली सेबी को फंड कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा फंड। ठीक है, एंड फंड शैल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड। कोई भी ग्रांट फीस चार्जेस जो रिसीव्ड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट, कोई भी सम रिसीव्ड बाय द बोर्ड फॉर सच अदर सोर्स एज मे बी डिसाइडेड अपॉन। ठीक है, अब बता एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं वो खर्च, सैलरी अलाउंसेस रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस फॉर द बोर्ड फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनको, एजुकेशन लोगों को देना, तो ये सब ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। अब आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा, इन कंसल्टेंट द सीएजी के हिसाब से ऑडिट रहेगा इसका। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट वही सीएजी रहेगा। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी, इन कंसल्टेंट सीएजी, और ऑडिट ऑफ अकाउंट सीएजी करवाएगा। राइट एंड द प्रिविलेज, बेसिकली सीएजी India or any other person approved by him shall have same right and privilege and authority in connection with such audit as CAG in connection with the audit. अब आता है सर्टिफाइड अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट टू फॉरवर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो जो भी सीएजी की रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में क्या करेगी, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को इट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब आता है पेनल्टी, दिस इज द मेन पार्ट। आई थिंक हमें ये पेनल्टी वाला पार्ट नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करना चाहिए सेबी की। तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली रियली वेरी बिग। सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और पेनल्टीज हम लोग नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेबी की पेनल्टीज। ब्रेक करने का पर्पज़ ये कि आपको जो टॉपिक आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। एंड जाते जाते एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए, वो है थैंक यू टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कोई भी सजेशन कुछ भी हो तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्पेशली टेलीग्राम @पंकज मोयल आप मुझे सेंड कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक अगर आपको उन पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो पर्सनली वहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।